अस्सलाम वालेकुम। 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर का इंतकाल हो जाता है। बाबर से लेकर औरंगजेब आलमगीर तक मुगलों ने एक शानदार सल्तनत हिंदुस्तान में कायम की, लेकिन औरंगजेब आलमगीर के इंतकाल से लेकर 1857 की जंग तक ये 150 साल हैं जो मुगलों के जवाल के दौर समझे जाते हैं, और 1857 में इस पूरी सल्तनत का चिराग गुल हो जाता है। जिस दौर में औरंगजेब आलमगीर का इंतकाल होता है उस वक्त मुगल हुकूमत अपने पूरे उरूज पर होती है। बंगाल से लेकर तकरीबन काबुल की सरहद तक और नीचे साउथ इंडिया में ऑलमोस्ट मैसूर तक ये तमाम इलाके मुगल हुकूमत में आ जाते हैं। इससे वसी मुगल हुकूमत इससे पहले कभी नहीं बनी थी, लेकिन औरंगजेब आलमगीर के इंतकाल के बाद पे दर पे दिल्ली के तख्त पर इतने बादशाह तब्दील होते हैं कि मुगल हुकूमत का शिराजा बिखर जाता है। आने वाले हुक्मरान साहिब मीरास से पदर नहीं होते, बाप की मीरास को इस तरह ज़ाया करते हैं कि मुसलमान मिल्लत का शिराजा बिखरने लगता है। आइए इस दौर का थोड़ा सा जायजा लेते हैं कि इस वक्त कौन कौन सी कुव्वतें दिल्ली की मुसलमान सल्तनत के लिए खतरा बनी हुई थी। यह वो दौर था कि जब 1601 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने के बाद अंग्रेज हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी बंदरगाहें बनाने की कोशिश कर रहे थे। बंगाल में उनका असर रसूख शुरू हो चुका था और वहां इन्होंने फोर्ट विलियम के नाम से अपना एक किला बना लिया था और वो पेशकदमी करके बंगाल के अंदर अपना असर रसूख बढ़ा रहे थे। अंग्रेजों के अलावा जो दूसरी बड़ी ताकत और सबसे खतरनाक ताकत मुगलों के लिए खतरा बनी हुई थी वो मरकजी इंडिया से मरहटों की ताकत थी। मरहटे ब्राह्मण हिंदू थे और उनके सरबराह शेवा जी ने कुछ अरसा पहले एक मजबूत रियासत कायम कर ली थी, और औरंगजेब आलमगीर के इंतकाल के बाद ये पूरे सेंट्रल इंडिया में फैलकर अपने आप को चारों तरफ फैला रहे थे और मुगलों के लिए इंतहाई खतरा बन गए थे। मराठों की जंग अंग्रेजों से भी हो रही थी और तीसरी तरफ फ्रांसीसी फौजें जो अंग्रेजों के मद्दे मुकाबिल थी उन्होंने भी हिंदुस्तान में अपना असर रसूख कायम करना शुरू किया और फ्रेंच और मराठे अलायंस हो गए थे, आपस में दोस्ती थी, आपस में मिलिट्री अलायंस इन्होंने बना लिया और इसके नतीजे में ब्रिटिश और मराठों की लड़ाई थी और मराठे और मुगलों की लड़ाई थी। और पंजाब में सिख अपनी ताकत को जमा करके एक दफा फिर सर उठाने की कोशिश कर रहे थे। तकरीबन इसी दौर में अफगानिस्तान में एक नई डायनेस्टी कायम होती है, एक नया हुक्मरान एक नई सल्तनत कायम करता है, उसका नाम अहमद शाह अब्दाली होता है। अहमद शाह अब्दाली जिस हुकूमत को कायम करता है उसको दुर्रानी डायनेस्टी भी कहा जाता है और अहमद शाह अब्दाली का दूसरा नाम अहमद शाह दुर्रानी भी है। यह वो सल्तनत जो आज के पाकिस्तान से लेकर एशिया वस्ती तक और तमाम अफगानिस्तान और खुरासान के इलाकों को कवर करती है, एक बहुत बड़ी डायनेस्टी की सूरत में नमूदार होती है। इस दौर में तुर्की में खिलाफत उस्मानिया कायम होती है, मगर ईरान की सफवी डायनेस्टी भी अपने आखिरी दमों पर होती है और नादिर शाह के हाथों उसका खात्मा होता है। मगर नादिर शाह के कत्ल के बाद उसकी तमाम सल्तनत भी जो पर्शिया, अफगानिस्तान, खुरासान और पाकिस्तान के आज के इलाकों पर मुश्तमिल है, ये अफगानिस्तान के नए बादशाह अहमद शाह अब्दाली के कब्जे में आ जाते हैं। ये तमाम औरंगजेब आलमगीर के इंतकाल के बाद 18वीं सदी के पहले 50 सालों के दौरान के वाक़े हैं। इसके अंदर एक तरफ जैसे अर्ज किया कि अहमद शाह अब्दाली की हुकूमत मुनज़्ज़म हो रही होती है, सिख ताकत पकड़ रहे होते हैं और मराठे अपने उरूज पर पहुंच चुके होते हैं और मुगल सल्तनत का हाल यह होता है कि पै दर पे बादशाह दिल्ली में तब्दील किए जा रहे हैं। इस सूरत हाल में कई मरतबा अहमद शाह अब्दाली सिखों की सरकोबी के लिए पंजाब आते हैं, क्योंकि लाहौर को सिखों से खतरा था, बल्कि सिखों ने कब्जा भी कर लिया और अहमद शाह अब्दाली को मुख्तलिफ वक्तों में आकर सिखों से झड़पें करनी पड़ी। एक वक्त तो ऐसा आया कि उन्होंने अमृतसर जाकर भी सिखों की सरकोबी की, जिसके नतीजों में सिखों और अफगानों के दरमियान के ताल्लुकात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। अहमद शाह अब्दाली को आज की जदीद तारीख में बहुत ज्यादा अहमियत इसलिए भी दी जाती है कि आज के जदीद अफगानिस्तान को कायम करने वाले अहमद शाह अब्दाली थे। अफगानिस्तान एज ए नेशन स्टेट, एक ऐसे मुल्क की हैसियत से पहली मरतबा जिसका नाम अफगानिस्तान रखा गया, वो अहमद शाह अब्दाली के दौर के बाद की बात है। इस फितनों वाले दौर में मुसलमान मुकम्मल तौर पर हर किस्म की सियासी और रूहानी क़यादत से महरूम थे, मगर अल्लाह ताला को मुसलमानों के हाल पर रहम आता है और औरंगजेब आलमगीर के इंतकाल से कुछ पहले 1703 में एक वजूद की पैदाइश होती है जो आगे जाके तारीख में शाह वलीउल्लाह के नाम से मशहूर होते हैं। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी
جنہوں نے اکبر کو اس کے دین الہی کے فتنے سے روکنے کے لیے جد و جہد کی اور اس کے بعد آنے والے وقت کے لیے اسلام کو ہندوستان میں مستحکم کیا، اس کے بعد شاہ ولی اللہ کا وہ وجود تھا کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایک دفعہ پھر نئی زندگی عطا کی۔ اپنے دور کے بلکہ آنے والے کئی سو سال کے جینیس، ریوائولسٹ اور عالم، محدث، مفسر اور ایک پولیٹیکل اور ملٹری اسٹریٹجسٹ شاہ ولی اللہ غیر معمولی روحانی وجود تھے۔ علامہ اقبال نے بہت زیادہ اثر مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ اور مولانا جلال الدین رومی سے لیا ہے۔ ہندوستان نے حقیقی معنوں میں اس دور میں جو 3 ریوائولسٹ پیدا کیے ہیں، مفکر اور دانشور پیدا کیے ہیں اور روحانی وجود جنہوں نے امت کی تقدیر بدل کے رکھ دی، وہ مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ اور علامہ اقبال ہیں۔